हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा नायक मनीष सिसोदिया जी का सबको ही हम साथ मिले आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हाथ पे झाड़ू सर पे बाबू लाली टोपी देश का पहने शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहाँ पे मनीष जी को किसी तरीके की आवश्यकता हो। अपनी शिक्षा क्रांति को लेकर हर कोई हर इंसान और देश का सही पूरी दुनिया में आज शिक्षा क्रांति की चर्चा है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मनीष जी आपका। दिल्ली संवारी अब है उत्तराखंड की बारी, आपकी पार्टी की ये टैगलाइन है यहाँ। और सर आप ये माइक लीजिए। ओके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली संवारी अब है उत्तराखंड की बारी, ये आपकी पार्टी की टैगलाइन है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, दिल्ली संवारी, दिल्ली तो अभी संवर रही है और पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए, पिछले 5 साल मतलब इस टेन्योर से पहले, तो उनकी चर्चा इतनी हुई कि जब चुनाव के दौरान आमतौर पे जब सरकार में 5 साल रहने के बाद नेता चुनाव के दौरान वोट मांगने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई आपने हमारा ये नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहते थे जी आपने काम इतने कर दिए, हम पे गिनाए नहीं गिन रहे। तो आपने स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे खूब काम किए। तो मुख्यमंत्री जी का दोबारा इतने प्रचंड बहुमत से चुन के आना अरविंद केजरीवाल जी का इसी बात का उदाहरण है। पर मैं क्योंकि आज उत्तराखंड में हूं तो थोड़ा सा उत्तराखंड से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अगर 5 मिनट आप मुझे दें सवाल जवाब से पहले आपके। तो देखिए, 20 साल पहले उत्तराखंड के लोगों ने जो सपना देखा, उत्तराखंड को बनाया, वो सपना क्या था? मैं मतलब एक अपना राज्य होगा, उत्तराखंड होगा, वो तो एक वो था ही। लेकिन साथ साथ हर व्यक्ति जो उस समय ये सोच रहा था कि एक अलग राज्य बनना चाहिए, हमारा उत्तराखंड अलग देवभूमि, अलग राज्य बनना चाहिए, उसके मन में सपना ये था कि फिर यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलने लगेगा, जो उत्तराखंड के रिसोर्सेज से बिजली पैदा होती है, जिससे देश भर को बिजली मिलती है, तो उत्तराखंड को भी 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी, हमारे घरों में भी 24 घंटे बिजली आएगी, सस्ती बिजली मिलने लगेगी। पानी जो उत्तराखंड से चाके पूरी दिल्ली, पूरे देश में जाता है, वो हमारे लिए भी उपलब्ध होगा। रोजगार हमारे बच्चों को मिलने लगेंगे। एक पहाड़ में रहने वाली महिला जो प्रसव पीड़ा से गुजरती है, उसको लगता था कि कोई अस्पताल मेरे पास भी बन जाएगा ताकि यहाँ की लड़कियों के लिए अस्पताल मिलने लगे, यहाँ के लोगों के लिए। अब 20 साल की जर्नी देखें तो पहले मेरे ख्याल से 1.5 साल कांग्रेस रही, नहीं सॉरी बीजेपी रही उस दौरान, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, अब बीजेपी फिर से है। और मौजूदा बीजेपी की सरकार को देखें तो लोग कहते हैं, अब तो मैं पॉलिटिकली काफी लोगों से मिल रहा हूं यहाँ पे, तो लोगों की एक ही कहना है जी इस बार जो सरकार है ना वो एक्चुअली बीजेपी की नहीं है। इस बार की सरकार एक्चुअली बीजेपी कांग्रेस की मिली हुई सरकार है। मंत्री कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो ये दोनों मिलके उत्तराखंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उत्तराखंड चल नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं हो पा रहा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस वाले जो मंत्री हैं कांग्रेस के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है, जनता के हिसाब से कोई नहीं चल रहा। इसके उलट जो आपने दिल्ली संवारी बोला, 5 साल मौका मिला अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, और केवल 5 साल में तमाम सेंटर के विरोध रहे, उसके बावजूद केवल 5 साल में आज दिल्ली के स्कूल ऐसे हो गए हैं, सरकारी स्कूल, जहां से बच्चे अब आईआईटी सीधे जाने लगे हैं बिना कोचिंग के।
आज दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल, मैं बिल्डिंग्स और टीचर्स ट्रेनिंग और उन सब का तो जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अलग बात हो गई, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। 98% रिजल्ट आने लगा है। आज एक सरकारी स्कूल ऐसा है हमारा हाईएस्ट जिसका कि एक ही सरकारी स्कूल के 80 में से 5 बच्चे आईआईटी गए हैं, बाकी और कॉलेजेस में तो गए हैं, और 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चे तो कई स्कूलों से गए हैं आईआईटी। और ये बच्चे प्रेस वाले का बच्चा है, काम मजदूर का बच्चा, उत्तराखंड से दिल्ली रह रहे परिवार का बच्चा, वो भी शामिल है उसमें। आज ऐसे स्कूल दिल्ली में बहुत हैं जिनके 80-80 लड़कियां 12वीं क्लास में थीं, और उसमें से एक में से मुझे याद आ रहा है 23 लड़कियां, एक में से 25, एक में 32, एक में से 36 लड़कियां तक नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने के लिए गई हैं। ये सरकारी स्कूलों के रिजल्ट है 5 साल के अंदर अंदर। अब आप उत्तराखंड में बता दो 20 साल में कोई ऐसा स्कूल खड़ा हुआ जहां से कंपटीशन में बच्चे जा सकते हो? सरकारी स्कूल ऐसा निकला। बंद हुए ये मैंने भी सुना है और आपने भी सुना है, पर उत्तराखंड में कोई सरकारी स्कूल ऐसा आया जहां से बच्चे अब इस तरह के कंपटीशन में जाने लगे हों? अस्पताल देख लो, 5 साल पहले दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या थी और आज क्या है। आज लोग इंटरनेशनली देखने आ रहे हैं कि भाई ये क्या मॉडल है। देश भर से लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। कोविड मैनेजमेंट में जितना शानदार, पूरे देश में 10,000 कोविड पेशेंट ठीक करने का रिकॉर्ड दिल्ली के अस्पताल के नाम पे, देश में किसी अस्पताल के नाम पे नहीं। उत्तराखंड में तो मैंने सुना है कि सरकारी अस्पताल मुख्यमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उसको दे रहे हैं, प्राइवेट को दे रहे हैं या दे दिया है। उनसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अस्पताल नहीं चलाए जा रहे सरकारी, वहां भी उनको प्राइवेट दे रहे हैं। तो स्कूल अस्पताल की ये हालत है। बिजली पानी आप देख ही रहे हैं, 24 घंटे बिजली है क्या उत्तराखंड में, देहरादून में? और रेट तो आप देख लो, आज दिल्ली के 70%, सिर्फ 5 साल बनाम 20 साल की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल एक सरकार चलती है, वो 70% लोगों को, 80% लोगों के घरों में फ्री बिजली देने लगती है। यहाँ 20 साल से ये मिलीजुली सरकारें चल रही हैं, बिजली के रेट लगातार यूं बढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, हर महीने बिल बढ़ जाता है। 24 घंटे की तो बात ही छोड़ दीजिए, पानी आप जानते हैं सब। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली की इकोनॉमी में इतना इजाफा हुआ है कि केवल दिल्ली सरकार का बजट, जो पहले 30,000 करोड़ होता था 5 साल पहले, 5 साल के अंदर अंदर 60,000 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली की इकोनॉमी में फायदा हुआ, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, व्यापारियों की इनकम बढ़ गई। उसी से तो बजट आता है, उसी से तो सरकार को टैक्स आता है। और इसके साथ साथ वहां के लोगों की नई नई नौकरियां क्रिएट हुई। उत्तराखंड में लोग रोजगार की सोचते हैं तो 50,000 तो नौकरियां सरकार में खाली पड़ी हैं। 50,000 सरकार उनको भर नहीं रही, बल्कि जिसकी जब सरकार होती है वो चोर दरवाजे से पीछे से नौकरियां दे देते हैं। कभी मेयर साहब के रिश्तेदार को मिल जाती है, कभी विधानसभा वालों के रिश्तेदार को मिल जाती है, कभी किसी और मिनिस्टर के रिश्तेदार को डायरेक्ट नौकरियां मिल जाती हैं। उत्तराखंड का आम लड़का, उत्तराखंड की आम लड़की नौकरी मांगती है कि जी मुझे नौकरी चाहिए, बोले हाँ भर्ती निकलेंगी, 50,000 रोक रखी हैं। और जब उसको भरने की बारी आती है तो मंत्रियों के, नेताओं के, उनके रिश्तेदारों को डायरेक्ट मिल जाती, इनडायरेक्टली मिल जाती है पिछले दरवाजे से। तो ये 5 साल बनाम 20 साल का मॉडल पे मैंने रखा। पर ये वर्तमान जो सरकार है, जिसको आज उत्तराखंड के लोग बदलने को तैयार बैठे हैं, आगे जा चुके हैं, वो इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि लोगों का ये मानना है कि ये मिलीजुली सरकार चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की, मंत्री कांग्रेस से आते हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं, कुल मिला के कुछ काम नहीं हुआ। मैं 1 हफ्ते पहले उत्तराखंड में आया था, कुमायूं। वहां पे हल्द्वानी में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, आपने आपके 5 साल हो गए लगभग, 5 साल में ऐसे 5 काम गिना दीजिए जो आपने उत्तराखंड की जनता के लिए किए हो, जिसमें पूरे राज्य की जनता कहती हो भाई हमारे लिए काम किया है। 5 काम गिना दीजिए 5 साल में। अब तक तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, एक भी काम नहीं गिनाया। इसका मतलब एक भी काम नहीं किया। 0 वर्क मुख्यमंत्री हैं वो। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं 0 वर्क मुख्यमंत्री हैं। तो ये जनता को तो काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो अब लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में कि भाई ये इनका टेन्योर पूरा हो तो कोई काम करने वाला मुख्यमंत्री लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग आए हैं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की बात मनीष सिसोदिया जी के साथ, और कई सारे सवाल हमारे पास यहाँ पे हैं। मैं रैंडमली चिट्स उठाऊंगी और नाम लूंगी और लोग आपसे सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल।
उससे पहले सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब आप कुमाऊं दौरे पे आए थे, आपने कैंची धाम से अपने दौरे की शुरुआत की थी। आप गढ़वाल दौरे पे आए, आपने माँ गंगा की आरती से अपना दौरा शुरू किया। कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, मैं मतलब सामान्य हिंदू परिवार से आता हूँ। ऐसे मतलब मेरे घर में पूजा पाठ, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, ये मेरे संस्कारों में शामिल है। और मैं जब भी ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो मेरा मन रहता है कि मौका लगता है तो ज़रूर जाऊँ। कल जब मैं माँ गंगा की आरती में बैठा था, ऐसे तो बचपन से बहुत बार गंगा की आरती पाए हैं, माँ गंगा की आरती भी देखी है, वैसे भी गंगा स्नान भी किया है, तो हमेशा एक अलग शांति का अनुभव किया है जब भी आया। कल आरती में बैठा, खुद भी आराधना की, और यकीन मानिए मैं एक नेता के तौर पे नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पे कह रहा हूँ कि उस 40-45 मिनट अद्भुत आत्मीय शांति का अनुभव हो रहा था वहाँ पे। जैसे गंगा का जल बह रहा है ना, वैसे ही वहाँ मन में भी पवित्र लहरें उठ रही थी। ये एक उस जगह की महिमा है, और ये हमारी देवभूमि की महिमा है। मैं कैंची धाम गया था, वहाँ भी उसी तरह की फीलिंग हुई मुझे। तो मैं कल सोच रहा था कि हमारी इस देवभूमि में इतनी पवित्र ऊर्जा है, पूरे देश के लोगों को इस पवित्र ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए, साथ में इस आत्मिक सुख को आत्मसात करने के लिए खूबसूरत जगह है, आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ के नेताओं को यहाँ का डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी सोचे, यार उत्तराखंड की आत्मिक शांति लेने, खूबसूरती देखने नहीं गए तो क्या किया जिंदगी में। तो मेरा मकसद तो यह है कि मैं व्यक्तिगत लाभ भी लेता हूँ इन सबसे, और मुझे मिला है। सर, आज देहरादून पहुंचने पर आप शहीद स्मारक गए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो आंदोलन से जन्मा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड के जिससे मैंने बात शुरू की थी कि उत्तराखंड के लोगों ने एक सपना देखा था और शहादत भी दी थी। मैं कल रामपुर तिराहे पे भी गया था, वहाँ भी नाम लिखे देख रहा था, कोई अल्मोड़ा से, कोई देहरादून से, कोई मसूरी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पूरे उत्तराखंड से वहाँ नाम लिखे हुए हैं। और वो नाम उन लोगों के जिन्होंने, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे लाखों लोग थे जिन्होंने एक सपना देखा था। आज भी सुबह में गया था यहाँ पर शहीद स्मारक में, वहाँ भी सोच रहा था कि इन लोगों ने अपनी कुर्बानी क्यों दी। इसलिए तो नहीं दी थी कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ के लोग जिन लोगों को एमएलए चुनेंगे, मिनिस्टर्स चुनेंगे, वो 5-5 साल सरकार में रह के अपनी आमदनी जब 5 साल उनके पूरा होंगे तो 96% बढ़ा लिया करेंगे। पिछले साल हुआ ना, 2017 में मैंने सुना था। इसलिए तो नहीं दी थी, इसलिए तो कुर्बानी नहीं दी थी कि उत्तराखंड राज्य फिर ऐसे मंत्रियों को झेलेगा जिनको राज्य की जनता कहेगी कि जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। 5 साल बाद भी झूलने पे देखा गया, पहले इसको ले आओ, फिर उसका काम पसंद नहीं आया, फिर दूसरे को ले आओ, फिर पहले को ले आओ, फिर दूसरे को ले आओ, फिर पहले को ले आओ। ये सपना देख के तो नहीं कहा था। तो अब लोग, मैं तो वहां शहीद स्मारक पास जाके मन में संकल्प लेता रहा और आता है हमेशा कि अब उत्तराखंड में ये जीरो वर्क और करप्शन वर्क वाले को खत्म करना है, और उत्तराखंड की जनता करेगी, अब मन बना चुकी है। सर, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी है, और भ्रष्टाचार को लेके आपका हमेशा कड़ा रूप देखने को मिला है। वर्तमान उत्तराखंड की सरकार, जो त्रिवेंद्र सरकार है, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आए दिन उनका एक नया घोटाला सामने आता रहता है। हम देखें तो हर हफ्ते ही उनका कोई नया घोटाला हमारे सामने होता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, घोटाले तो हो ही रहे हैं, लेकिन वहां तो जीरो टॉलरेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन जीरो वर्क करते हैं। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर जो है ना, मैं समझता हूं उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इस बात का संकल्प ले रहा है कि जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर से अब काम करने वाला मुख्यमंत्री लेके आना है, और काम करने वाली पार्टी लेके आनी है जो लोगों के लिए काम करे। ये नारे से थोड़ी होता है कि भाई जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। फिर जीरो टॉलरेंस दिखाओ ना, ये इतने सारे करप्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जनता की तरफ चलते हैं, जनता के सवाल लेते हैं। तो मैं नाम लूंगी, और जिनका भी नाम लूंगी उनके पास माइक पहुंचेगा और आप अपना सवाल मनीष जी से पूछ सकते हैं। विनोद कवि कौन है? सर के पास माइक ले जाइए।
नमस्कार सर, सर्वप्रथम उत्तराखंड देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू। मेरा सवाल है कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 30,000 के आसपास संविदा पे लोग काम कर रहे हैं। उपनल और तमाम तरह के आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उनके माध्यम से काम कर रहे हैं और उनके लिए कोर्ट और तमाम न्यायालयों से भी निर्णय आए कि इनके नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश हुए हैं। मेरा सवाल है कि इनके स्थायीकरण के लिए आम आदमी पार्टी के पास कोई कार्य योजना होगी अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किया मैं वो बता सकता हूँ, उसी से यहाँ के लिए इंस्पायरेशन निकल सकती है। पहले हमारे दिल्ली में 60-70% लोग गेस्ट टीचर्स के रूप में काम लिया जाता था और उनकी स्थिति ये थी कि उनको मिनिमम वेजेस मिलता था। अब साहब, गेस्ट टीचर्स को भी आप मिनिमम वेजेस पे लाओगे तो कैसे पढ़वाओगे? जिस लड़के लड़की ने बीएड किया, फिर फाइनली सीटेट भी किया, आगे सीटेट आया चल के, पर उसको मिनिमम वेजेस देते थे। तो सबसे पहले तो हमने, क्योंकि उसमें वहां कोर्ट के कुछ नेगेटिव आदेश थे, तो सबसे पहले हमने उनको समान वेतन दिया। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर को भी उतना ही वेतन मिल रहा है जितना परमानेंट टीचर को मिल रहा है। तो उससे उसकी लाइफ में, और दूसरा उसको हमेशा करते थे ये कि 1 साल बाद, फिर हर साल 1 साल के लिए अनुबंधित करते थे। तो हमने कहा यार, जब भर्ती करेंगे, जब इनको परमानेंट करने की प्रक्रिया होगी कोर्ट के हिसाब से उन सबसे, तब होती रहेगी, पर कम से कम हर साल की तलवार तो हटकाओ इनके सर से। तो अब वो कंटिन्यूटी में आ गए। अब उनको हटाता नहीं है कोई कि हर साल आपको छुट्टी के बाद हटाने का वो आएगा, फरमान आएगा और आपको अगली बार लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो अगले साल निर्भर करेगा। हर आदमी को पता है कि भाई मैं अगले सेशन में भी हूं और मेरे को टीचर के बराबर की तनख्वाह मिल रही है, सरकार के टीचर के। उनको मातृत्व अवकाश से लेके उनको जितने भी तरह के छुट्टियां और वो सब मिलते हैं वो सब भी दिए। तो उससे क्या एक डिग्निटी आई। और पिछले केवल 5 साल में, 5 साल के अंत उसमें 17,000 टीचर्स की परमानेंट भर्ती हुई है दिल्ली में। 17,000, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी के सब वो रखते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। उत्तराखंड में भी, जैसा मैं शुरू में बोला, 50,000 वैकेंसीज हैं अभी। उन वैकेंसीज को भरने की बारी आती है तो सारी सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी और सब, हाँ जी, चल ही रही हैं, वो उनकी फाइलें चलती रहेंगी। और वो फाइलें हमें पता है ना किस लिए चल रही हैं, ताकि ये तो कुछ चीजें तो उजागर हो गई हैं। जैसे ही मैंने आपके सामने बोला, कई लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे, हाँ जी ये बात तो सही है, उसकी मतलब उसकी सहमति जता रहे थे कि मेयर के रिश्तेदार को, विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार को, मंत्री के रिश्तेदार को, एमएलए के रिश्तेदारों को मिल रही होंगी, फिर अफसरों के रिश्तेदारों को भी मिल रही होंगी। जब उन्हीं को मिलनी है तो फिर ये वैकेंसी किस लिए है? बोल दो ये आरक्षित है सबके लिए, उनके लिए, मेयरों के लिए, नेताओं के लिए। तो नीति हमारी यही है भाई कि ईमानदारी से भर्ती हो और योग्य प्रतिभा जो उत्तराखंड में है, जो फिर जब उसकी प्रतिभा का पूरा सम्मान नहीं मिलता तो फिर उसको नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में, दिल्ली में या कहीं और जाना पड़ता है। अगर वो अपने राज्य की प्रतिभा जब अपने काम आ रही होगी तो कितनी खुशहाली आएगी, आप सोच के देखिए। अगला क्वेश्चन है सौरभ गोसाई। कहाँ है? खड़े हो जाएं अपनी जगह पे या हाथ उठा दें। सौरभ गोसाई। मनीष जी नमस्कार। मैं सौरभ गोसाई हूँ, सीमांत जिला चमोली से हूँ। मनीष जी, मेरे आपसे एक सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में आती है तो जो मॉडल आप दिल्ली में दे रहे थे, फ्री बिजली और फ्री पानी का, तो उत्तराखंड में यह कैसे संभव होगा जब आपको पता है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज कम हैं कंपैरेटिवली दिल्ली के? तो आप कैसे इस वादे को आप फुलफिल करेंगे उत्तराखंड के लिए? सौरभ जी ना? जी सर। सौरभ भाई, मतलब उत्तराखंड के पास जितने संसाधन हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसे राज्य के पास भी, मैं तो दिल्ली से आता हूं पर फिर भी मैं कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में भी उतने संसाधन नहीं है। लोग यहाँ खूब टैक्स देते ही हैं, व्यापार इंडस्ट्री दिल्ली से ज्यादा है। मैं तो सिर्फ दिल्ली से कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दिल्ली का डेटा मेरे पास रहता है। टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, बिजली पानी यहाँ से जाता है देश के बड़े हिस्से को। और साथ साथ दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको कुल मिला के 325 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में।
ज्यादा पैसा नहीं मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बावजूद दिल्ली का बजट जो 2015 में 30,000 करोड़ था और हमसे पहले देखें तो 1,000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ता था। मतलब अगर आप 2010 से 2015 में देखें तो वो बजट 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ था और 2015 से 2020 के बीच वो बजट हो गया 30,000 से 60,000 करोड़ रुपए। तो रिसोर्सेज में तो ईमानदारी लाने की जरूरत है। टैक्स हम और आप जो टैक्स देते हैं उसमें दो जगह चोरी होती है और ये मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता भी जान रही है इस चीज को, पर फिर भी मीडिया के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से जनता में भी कन्वर्सेशन में आए कि दो तरह से चोरी होती है। मैं दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, अथॉरिटी से बता रहा हूं। एक चोरी होती है जब कलेक्शन में और दूसरी चोरी होती है कलेक्शन किए गए पैसे को खर्च करने में। मतलब आपने अपनी जेब से 100 रुपए रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, 100 रुपए की जगह आपने वहां 112 रुपए पे किए कि भाई हमें टैक्स देना है सरकार को। तो इंस्पेक्टर कोई मिलके और कोई टैक्स चोर मिलके उस 12 रुपए आपसे तो ले लेता है भाई 100 रुपए का प्रोडक्ट और 12 रुपए टैक्स, 112 रुपए दे जाओ। फिर उसको 12 रुपए को सरकारी खाते में जमा करने की जगह वो मिलके खा जाते हैं। यहाँ खूब चोरी रोकी हमने इस बात पे और फिर उसको खर्च करने में चोरी रोकी। जो पुल 350 करोड़ रुपए में कन्वेंशनल कॉस्ट में बनता था वो आज 250 करोड़ में बन रहा है दिल्ली में, तय समय सीमा से पहले बन रहा है। तो इकट्ठा करने पैसे की कमी नहीं होती है सरकारों के पास। मैं ये 5-6 साल के 5 बजट तो पेश कर चुका हूं मैं दिल्ली सरकार में। 5 बजट पेश 25,000 करोड़ की सरकार को 30,000 करोड़ की सरकार को 60,000 करोड़ पे लाने का वो भी है मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड है। मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती है और उत्तराखंड के पास तो इतना मेहनत का इतना संसाधन का वो है और केंद्र से भी मिलता है। मुझे नहीं लगता कि अगर ईमानदारी से और नेक नियत से काम हो जाए तो पैसे की कमी पड़ेगी उत्तराखंड के लिए। अगला सवाल है विपिन पवार। विपिन पवार, सवालों को थोड़ा सा संक्षिप्त में रखिए क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हैं और समय हमारे पास सीमित है। सर प्रणाम। मैं विपिन पवार, आपसे मेरा सवाल है। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान यहाँ की संस्कृति से है और पिछले 20 सालों से इससे पहले जो सरकारें रही उन्होंने हमारी संस्कृति पर, क्योंकि पहचान ही संस्कृति से है उत्तराखंड की, तो इस तरह की कोई ठोस नीति पिछली सरकारों में नहीं बनी। अगर आपकी सरकार आती है तो आप यहाँ की संस्कृति को लेकर आप क्या नीति लेकर आएंगे? देखिए, जैसा अभी मुझसे पूछा भी गया था कि हरिद्वार, ये सब यहाँ की जो, जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ का जो आत्मिक शांति है, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के लोगों की अपनी कल्चर जो है वो इस सारी संस्कृति का हिस्सा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। लोगों के अंदर ऊर्जा भी आती है, इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। हमने दिल्ली में देश भर से आए हुए लोग वहां रहते हैं। मुझे नहीं पता अभी इन्होंने किया हो, पर जब हमने किया था तो मुझे बताया गया था उत्तराखंड में भी अभी उत्तराखंड की भाषाओं की एकेडमी नहीं बनी है, हमने दिल्ली में बनाई हुई है उत्तराखंड की भाषाओं की एकेडमी। गढ़वाली, कुमायूनी, जौनसारी की एकेडमी दिल्ली में बनी हुई है, दिल्ली में वो काम कर रही है। अभी उत्तराखंड में अपनी भाषाओं की एकेडमी नहीं है, अपने राज्य की भाषाओं का, अपनी संस्कृति को विकसित करने का। और जब ये उत्तराखंड एकेडमी बनी तो वहां पर जो काम शुरू किए, हो सकता है यहाँ भी सरकार करती होगी, निश्चित रूप से यहाँ की सरकार है, पर दिल्ली में कभी नहीं होता था। हमने उत्तरायणी उत्सव मनाना शुरू किया दिल्ली में, क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति, पहाड़ का व्यक्ति जब दिल्ली में रह रहा है तो उसको ये फील होना चाहिए कि यहाँ जो सरकार है वो भी मेरी सरकार है, दिल्ली की सरकार भी उसकी सरकार है, तो उसको भी फील हो, इसलिए उत्तरायणी उत्सव वहां पे मनता है, हर साल मनता है। एक जगह पे नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो 40-50 जगहों पे सरकार मनवाती है उत्तरायण। 65, अच्छा देखिए 65 जगहों पे हो गया है। अच्छा, तो अगर हम दिल्ली में बैठ के ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार जब उत्तराखंड में रहेगी तो यहाँ की संस्कृति को यहाँ के लिए प्रोत्साहित करना तो उसका धर्म होगा। आजाद रावत। आजाद रावत,
नहीं है? उनका सवाल आके रह गया है। जी, मैं सवाल पढ़ देती हूँ। उत्तराखंड में युवाओं में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म न मिलने से उनका टैलेंट सामने नहीं आ पाता। तो इस पे आप मुझे तो आश्चर्य होता है कि उत्तराखंड में इतना बढ़िया पर्यावरण है, इतना बढ़िया वातावरण है, इतनी बढ़िया परिस्थितियां हैं, लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं सरकार में बैठे हुए कि यहाँ भी अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं। यहाँ का आदमी इतना चुस्त दुरुस्त है। मैं सुबह भी किसी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे मुझको कि सेना में सबसे ज्यादा बटालियंस है ना उत्तराखंड के लोगों की हैं, 48 बटालियंस हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल रीजन से बनी है, ये यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ के अपने उससे प्राकृतिक वजहों से बनी है कि यहाँ चुस्त दुरुस्त खूब रहते हैं आदमी। तो अगर सेना उसका सदुपयोग कर सकती है, अगर यहाँ की चुस्त दुरुस्ती जो है वो सेना के काम आ सकती है, तो स्पोर्ट्स के काम भी आ सकती है। पर उसके लिए फिर यहाँ सेटअप करना पड़ेगा, और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही अनुकूल हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए, हर तरह की फिटनेस के लिए, बल्कि ज्यादा अनुकूल हैं। हमने दिल्ली में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है, और उसमें हम 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से बच्चे को लेंगे, रेजिडेंशियल लेके, और उसको स्टेट नेशनल सब खिलाएंगे, और जैसे जैसे वो आगे आगे खेलता जाएगा हमने स्पेशल एक, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनी है, उत्तराखंड के से ही गए हुए एक परिवार के बच्चे के कहने पे बनी है। वो बच्चा जो है टेनिस खेलता था, तो उसने मुझसे पूछा एक दिन कि सर ये बताइए कि मैं टेनिस खेलता हूं और मैंने स्टेट में खेला है, नेशनल खेला है, पर मेरे पास में डिग्री नहीं है, अब नेशनल के आगे मैं नहीं खेल रहा, मैं अपनी कोई छोटी सी दुकान चला रहा हूं, मैं कोई नौकरी मांगने जाता हूं तो आप कहते हो जी मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे ने उतनी मेहनत नहीं की जितने मैंने की है, पर उसके लिए आपके पास नौकरियां हैं क्योंकि वो ग्रेजुएट है, मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। तो वो यहीं का लड़का था, दिल्ली से ही पढ़ा हुआ था, तो उसके सवाल को जवाब से चिंतन करते करते फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। और आज हमने वो यूनिवर्सिटी बनाई है कि भाई अगर कोई बच्चा नेशनल खेल लेगा तो उसको फिर कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, अलग से नेशनल होते ही उसको ग्रेजुएशन अवार्ड हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुत काम हो सकता है स्पोर्ट्स पे, ये जिनका भी सवाल था आजाद जी का बड़ा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू। अगला सवाल है कुसुम कंडवाल जी, माइक। नमस्कार सर, मैं कुसुम कंडवाल आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम। मैं सर एक्चुअल में मैं महिला हूँ, वैसे पहाड़ों में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन महिला हूँ तो महिलाओं से संबंधित बहुत तकलीफ होती है कि जब भी कोई महिला पहाड़ों में डिलीवरी टाइम होता है उसका, तो उनको चारपाई पे ला के वो लोग 4-5 घंटे तक हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, तब भी नहीं पहुँच पाती हैं, और रास्ते में उनके बेचारी वो तो खुद तो जाती हैं, बच्चे भी साथ में उनका चल जाता है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। तो आपकी अगर सरकार आती है, इतने टाइम होने के बावजूद भी अभी भी पहाड़ों की महिलाएं जो है उनकी कंडीशन सेम है, अभी भी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ही किसी एक औरत की डेथ हुई है। तो अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे बताइए। मैडम सॉल्यूशन आप खुद ही दे रही हैं। हाँ बताइए। हर वैली के लिए, हर इलाके के लिए कुछ करना पड़ेगा, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करानी पड़ेगी, यही है। और जब नेक नियत के काम करने वाली सरकार आएगी तो अपने आप करेगी। अंतर इतना ही है, जो 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, आज केजरीवाल जी को उत्तराखंड की जनता मौका देना चाह रही है, भाई एक मौका केजरीवाल जी को दो। केजरीवाल जी के मॉडल पर जब उत्तराखंड में सरकार चलेगी तो ये भी होगा जो आप सोच रहे हैं, तब होगा। जैसा मैंने अभी किसी साथी के जवाब में कहा, पैसे की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, केवल नियत की कमी है। नियत अगर हो गई तो उत्तराखंड में गांव में भी वहां बैठेगा डॉक्टर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है अजय कुमार। अजय कुमार जी यहाँ हैं, माइक। नमस्कार सर, मैं अजय कुमार आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, डोईवाला विधानसभा के दुधली गांव से। जी अजय जी। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी
पूरे देश में जो है अपने एजुकेशन मॉडल और हेल्थ सिस्टम के मॉडल को खूब जोर जोर से प्रसार कर रही है। और आपने वादा किया है कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आप उत्तराखंड में भी इस तरह के स्कूल और इस तरह के हॉस्पिटल्स में सुविधाएं लाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर पहाड़ पर डॉक्टर और अध्यापक जाना ही नहीं चाहते, तो ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। तो आप पहाड़ पर उत्तराखंड में किस तरह से डॉक्टर्स को और अध्यापकों को पहुंचाएंगे, इसके लिए आपकी क्या नीति होगी जो इस डॉक्टर वहां पर जाकर के अपनी सेवाएं दें? थैंक यू। क्या नाम? अजय कुमार है अजय। सर। अजय जी, जब आप ये बात पूछ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली में 5 साल पहले क्या हाल था। और लेट मी टेल यू, सिर्फ स्कूल की बात करता हूँ, हॉस्पिटल में भी यही था। स्कूल टूटे हुए थे, हैं, लिखने के लिए बोर्ड नहीं होता था, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं होती थी। इतना भी ठीक है, वहां महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं था, मतलब पुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए। अब एक महिला टीचर, एक महिला लड़की जिसको हम पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं या पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, अगर वहां आप एक टॉयलेट तक नहीं दे सकते हैं अपने स्कूल में, फिर आप किसी टीचर से कैसे अपेक्षा करोगे कि वो वहां 8 घंटे बैठ के पढ़ा भी लेगा और खुशी खुशी पढ़ा लेगा या पढ़ा लेगी। खेल सारा सुविधाओं का है। अगर आप स्कूल में अच्छी सुविधाएं दोगे, अगर आप हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधाएं दोगे और उसको सह सम्मान दोगे, उसकी प्रेरणा जगा के रखोगे। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में वही टीचर हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे आज IIT क्रॉस कर रहे हैं, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, किताब टेक्स्ट बुक ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, वही टीचर्स हैं। तो टीचर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, उनके टैलेंट की कमी नहीं है, कमी सरकार की नीयत की है। वो भी देखता है कि जब वहां का मिनिस्टर, वहां का MLA अपने फील्ड में नहीं जाता है, वो मिड डे मील में कमीशन खा के देहरादून में बैठा रहता है, तो टीचर को भी लगता होगा भाई वो अपने हिस्से की कर रहा है, मैं अपने हिस्से की कर लेता हूं। लेकिन जब मिनिस्टर मिड डे मील में और किताबों की खरीद में बेईमानी नहीं खाएगा, तो फिर आंखों में आंख डाल के टीचर से भी बात करेगा, भाई देख मैं भी बेईमानी नहीं कर रहा, तू भी मत कर, चल वहीं दोनों चलते हैं। और टफ टेरेंस की जहां तक बात है, मुझे कई लोग कहते हैं भाई बड़े टफ टेरेंस है, बिल्कुल सहमत हूं मैं। यही पहाड़ की खूबसूरती है, यही पहाड़ की ताकत है। सारी दुनिया में टफ, मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों में टफ टेरेंस हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने नेक नियति से अपने टफ टेरेंस को अपने असेट्स में बदल रखा है। वहां से रेवेन्यू आता है, वहां से सबसे ज्यादा। आप में से बहुत सारे लोग विदेशों में गए होंगे, आप विदेशों के फेमस जगहों पे गए होंगे, वहां पे आप देखो तो उन्होंने अपने टफ टेरेंस को अपने असेट्स में बदल दिया। आज सारी दुनिया के लोग उनको देखने आते हैं, उन्हीं ठंडी जगहों को, उन्हीं पहाड़ी या दुर्गम इलाकों को। वही दुर्गम इलाके आपके लिए उपलब्धियां बन जाएंगे अगर आप वहां नेक नियति से काम करो तो। वो आज डेजर्ट होते जा रहे हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, माइक ले जाएं प्लीज। मैं लक्ष्मण सिंह पंवार उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी से हूँ। जी लक्ष्मण जी। और शिशुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत देवभूमि में। थैंक यू। मेरा छोटा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं। उत्तराखंड की जो स्थापना की जो आपने बात कही, जो कहा, मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि ये अकेला राज्य ऐसा राज्य है जहां कृषि विभाग में उद्यान विभाग, बागवानी विभाग को मर्ज कर दिया गया। अकेला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में। मैं दिल्ली में भी देखा उद्यान विभाग आपको, लेकिन ये ऐसा स्टेट है, इसको बने हुए 20 साल हो गए आज। हम जो, मैं बागवान भी हूँ, ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ मैं, और बागवानी करता हूँ जी, सामाजिक काम नहीं करता हूँ। हमने अपने मेहनत से जो पेड़ पौधे, सेब के बगीचे लगाए हैं, वो 6-7 साल में हमको फ्रूटिंग स्टेज पाए होते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश उत्तराखंड का, इस प्रदेश को बने हुए 20 साल हो गए। 20 साल पहले जो पौधा लगा सेब का, उसमें आज तक न तो फूल आए न फल आए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। समय आ गया है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उद्यान विभाग इतना बड़ा विभाग है कर्नाटका में, आंध्रा में, कि उसकी पहचान, कृषि विभाग की पहचान उद्यान विभाग से होती है। लोग पूछते हैं आर यू फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पूछते हैं लोग।
और यहाँ इतना बड़ा गर्त में डाल दिया इस विभाग को। आप देखिए इतनी कमीशन खोरी, कुछ तो पता है ही आपको। मैं थोड़ी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बात करूंगा। मैं अच्छी बात भी दूंगा जानकारी आपको। यहाँ उत्तराखंड में हम बात करते हैं हिमाचल के अनुसरण की। हिमाचल 20 साल हो गए हमको सुनते हुए हिमाचल। हिमाचल में दवाएं, पौध, बीज उत्तम क्वालिटी का और गारंटी मिलता है। और उत्तराखंड में जो बीज, दवा और पौध मिलेगी वो मिलेगी कमीशन की। सर बहुत से लोग इंतजार में हैं अपने सवालों के। मैं आपसे एक निवेदन, अंतिम बात कह रहा हूं। जी। उत्तराखंड में रासायनिक खाद तो आती हैं, जो दवाएं आई हैं, यहाँ देहरादून के एक सप्लायर ने राख, चूल्हे की राख को डब्बों में पैक किया और हमारे उत्तरकाशी भेज दिया यमुना घाटी में कि ये दवा इजराइल की है। ये दवा इजराइल की है, बाहर लिख दिया उसमें मेड इन इजराइल। बताइए बात। तो मेरा एक निवेदन ये है कि उत्तराखंड में जो आप भी देख रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और पढ़ लिखे लोग हैं, समाज में रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, देख रहे हैं कि हवा कुछ बन रही है आपके हिसाब में। आप अगर इस प्रदेश में आए तो बागवानी के बारे में आपकी रीति नीति कार्य योजना क्या होगी। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू पवार साहब, आपने खुद ही बता दिया कि इतना जो विस्तृत आपने बताया कि क्या होनी चाहिए। थैंक यू। आपके इस पूरे वक्तव्य को मैं एक सवाल के रूप में नहीं, बल्कि क्योंकि इतना इसका कुछ हिस्सा टेक्निकल है, कुछ हिस्सा इमोशनल है। आपका जो दर्द है वो मैं समझ पा रहा हूँ कि 20 साल यही तो चीज लोग सोचते थे ना कि भाई छोटा राज्य बनेगा, लोकल परिस्थितियों के हिसाब से देख के काम करेगा, लोकल परिस्थितियों की जरूरतों को, लोकल लोगों की जरूरतों को देखते हुए काम करेगा। उसकी जगह वो किसी और डायरेक्शन में चला गया है। तो उसको डायरेक्शन देना राजनीति का काम है, राजनीति को डायरेक्शन देना जनता का काम है। आई एम श्योर कि इस बार, अभी तक देखिए विकल्प नहीं था। लोग, मतलब मैं कई बार सोचता हूं कि लोगों ने हर 5 साल बाद बदला। उन्हें जब उत्तराखंड बना उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ, 3 में पहला, 2 में पहला चुनाव हुआ तो वो 1.5 साल की सरकार से दुखी हुए। फिर दूसरी सरकार लाए, पार्टी लाए, फिर उसने भी वही किया जो वो कर रहे थे, फिर उसको बदला। तो इस बदलाव से लोगों के पास A to B, B to A to B, B to A। आज दिल्ली में जैसे लोगों ने बदला, और मैं आज फिर कह रहा हूं यहां उत्तराखंड के लोगों को कि एक बार केजरीवाल जी की राजनीति को मौका देके देखिए, आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नाम लेना भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। प्लीज अपने सवालों को आप लोग टू द पॉइंट रखिए, थोड़ा संक्षिप्त रखिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों की फहरिस्त है हमारे पास यहाँ पे। अगला सवाल है प्रदीप थलवाल। प्रदीप थलवाल, इन्होंने सवाल लिखा नहीं है, ये शायद खुद ही पूछना चाहते थे। अच्छा, सवाल नहीं लिखा है। गजेंद्र जोशी, माइक दीजिए प्लीज। हाँ, नमस्कार सर जी। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मेरा सवाल उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर है। 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को अलग बनके, दोनों सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो परिसंपत्तियां हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, टिहरी डैम हो गया, या भीमगोड़ा डैम हो गया, लोहिया बांध हो गया बनवसा में, या रामगंगा बांध है, इसका जितना भी राजस्व है, टिहरी डैम का राजस्व जो है 75% केंद्र सरकार को जाता है, 25% यूपी सरकार को जाता है। बाकी अन्य 3 बांध, उनका राजस्व 100% यूपी गवर्नमेंट को जाता है। इतना ही नहीं, हमारी जो भूमि है जिसमें 42 नहरें हैं, लगभग 6 झीलें हैं और 4000 हेक्टेयर भूमि आवासीय भूमि है, जो ये और लगभग 13000 हेक्टेयर जो है सिंचाई भूमि है, ये सारी यूपी के कब्जे में है। अगर आपकी सरकार आती है उत्तराखंड के अंदर,
तो क्योंकि ये दोनों सरकारों को जो है उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है, इनके पास इसके लिए कोई विजन नहीं है। अगर आपकी सरकार आती है तो आपका इसके लिए क्या विजन रहेगा? ये परिसंपत्तियां उत्तराखंड को कैसे मिलेगी? देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल का सवाल है आपका, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनरशिप, उसके कुछ अरेंजमेंट्स होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे दोनों सरकारों के बीच में। उनको समझे बिना मेरे लिए कुछ भी टिप्पणी करना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन हाँ तो उस वक्त हाँ जी, तो वो उस वक्त वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उसके प्रोविजंस में कहाँ कैसे है, कौन सी चीज मैं अभी आपसे कहूँ, मतलब इजी पॉलिटिक्स ये है कि हाँ जी बिल्कुल करेंगे, और वो शायद इट्स टू प्रीमेच्योर टू से दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मैटर इनटू डिटेल, बिकॉज टेक्निकल डिटेल का है मसला है। लेकिन इतना जरूर है कि आप जब टिहरी बांध की और इन सब की बात कर रहे थे, मुझे ध्यान आ रहा था, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ा था या सूचनाएं मिली थी मुझे। एक तो आपकी जो पीड़ा है कुल मिला के संसाधनों की कमी है। राज्य सरकार रोना रोती रहती है, भाई पैसे कम है, पैसे कम है, राज्य में लोगों के डेवलपमेंट। जो परिसंपत्तियां विकसित हो रही हैं, अभी सुना है कोई झील बन रही है यहाँ पे, नई झील का विकास हो रहा है। उस झील के विकास होने से पहले उसके आसपास की जमीन है जी, उस झील के विकास होने से पहले उस आसपास की जमीन जो है नेताओं के और अफसरों के बच्चों के नाम हो गई है, उनके नाम हो गई है। तो असली परिसंपत्तियों का खेल तो यहां भी है ना। अगर यही ठीक से रेवेन्यू मिल जाए, अगर यही चीज ठीक से सरकार की किटी में आने लगे या आम उत्तराखंड के लोगों के लिए मिलने लगे, ये रिजर्व हो गई नेताओं के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए, अफसरों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए। उसके बाद फिर कहेंगे अब इससे लेकर डबल। तो सरकारी खर्च पे पहले तो जमीन खरीद लेंगे किसी इलाके की, फिर उस इलाके का सरकारी खर्च पे डेवलपमेंट करेंगे, और फिर कहेंगे देखो हमारी प्रॉपर्टी की कीमत यहां से वहां पहुंच गई, है ना। तो देखिए उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में तो किसी की तो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल है सिया सिंह चौहान का। सिया सिंह चौहान, माइक। अच्छा, मनीष जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा सवाल है कि जैसे आपने अपने वक्तव्य में इससे पूर्व कहा कि उत्तराखंड का निर्माण बड़े लंबे संघर्ष के बाद हुआ है। यहाँ के लोगों ने जो सपना देखा था, इन 20 सालों में विकास की जो दिशा उत्तराखंड में रही और राज्य आंदोलन की जो मूल अवधारणा थी, उसमें बड़ा अंतर है। इन 20 वर्षों में प्रदेश सरकारों ने, जो भी यहाँ सत्ताधारी रहे हैं, उन्होंने कभी इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात कही, कभी इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने की बात कही, और कभी इस प्रदेश को हर्बल प्रदेश बनाने की बात कही। लेकिन 20 सालों में न ये ऊर्जा प्रदेश बन पाया, न पर्यटन प्रदेश बन पाया, और न ही हर्बल प्रदेश बन पाया। अब चूंकि आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में आप प्रवेश कर रही है, तो अगर आप सरकार में आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो उत्तराखंड को लेकर के, और जो मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा प्रदेश नहीं बन पाया, पर्यटन प्रदेश नहीं बन पाया, हर्बल प्रदेश नहीं बन पाया, तो आम आदमी पार्टी का नजरिया और रोड मैप क्या है? काफी लंबा आंसर भी हो सकता है इसका, लेकिन मैं छोटा ही देने की कोशिश करता हूं। देखिए, पिछले मेरे ख्याल से 40-45 मिनट से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड, ये तो नाम है, कुछ भी नाम दीजिए, अगर उत्तराखंड के बच्चे को, उत्तराखंड के किसी आम आदमी के बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, फिर चाहे आप इसको ऊर्जा प्रदेश बना लो, चाहे हवाई प्रदेश बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो हमारी एक बहन ने यहाँ से पूछा कि पहाड़ों की किसी वैली में रहने वाली महिला को या उस परिवार को अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो गांव में रह के वहां से प्रसव की पूरी प्रक्रिया वहां से बिना अतिरिक्त पीड़ा के पूरी हो सकती है, तो फिर कुछ भी नाम दे लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है जी? अगर इसीलिए कहा कि 0
काम करने वाली सरकार से काम करने वाली सरकार आए, काम करने वाला मुख्यमंत्री आए, 0 वर्क चीफ मिनिस्टर से 100 वर्क चीफ मिनिस्टर आए, तब तो कुछ फायदा है। नहीं तो नाम कुछ भी दे लो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो हमारा सपना, हमारा रोड मैप तो यही है साहब, काम करने वाला है। उत्तराखंड के हर व्यक्ति को ये लगने लगे कि मेरी सरकार ने मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा इंतजाम कर रखा है, मेरे घर में कोई बीमार होता है उसके इलाज के लिए अच्छा इंतजाम कर रखा है, मेरा बच्चा बड़ा होता है उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो जाएगी, या तो वो अपना कोई ऐसा काम कर लेगा कि 4 और लोगों को नौकरी देगा, नहीं तो अपने लिए नौकरी की व्यवस्था यहाँ है, उसके लिए अच्छी नौकरी की। और क्या चाहिए? अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली चाहिए, ट्रांसपोर्ट, और क्या चाहिए? अब उसको कुछ नाम दे लीजिए। थैंक यू सर। और ये हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल है, सुरेश पेटवाल, माइक। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार सुरेश। सर मेरा प्रश्न है आपसे, उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रॉपर ना होने के कारण काफी लोग पलायन कर जाते हैं, तो आपके पास इसके लिए क्या रोड मैप है पलायन रोकने के लिए? दिल्ली से कुछ लोग जाके नोएडा में रहने लगे थे थोड़े दिन पहले, और विभिन्न परिस्थितियों में, सूरज जी बैठे हैं वो जानते हैं कुछ लोगों को, तो वो अब वापस दिल्ली इसलिए आ गए, बोले यार दिल्ली में सस्ती बिजली है, नोएडा का बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, पानी सस्ता है, एजुकेशन अच्छी हो गई। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पलरी वो दिया है, पर अगर उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी रोजगार की परिस्थितियां हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति को तुरंत सरकारी नौकरी मिल सकती है, पर जो हमने दिल्ली में मॉडल खड़ा किया है कि साहब अब हम दिल्ली में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनको जब पढ़ाते हैं तो मैंने अपने स्कूलों को, कॉलेजेस को कहा है, यूनिवर्सिटीज को कहा है कि ये सेलिब्रेट मत करो कि हमारे यहाँ से निकलने वाले एक लड़के ने 1 लाख रुपए की नौकरी ले ली, एक ने 10 लाख की ले ली। ये सेलिब्रेट करो कि हमारे यहाँ से निकलने वाले लड़के ने ऐसा काम शुरू किया कि इससे 50 को नौकरियां मिली, इससे 500 को नौकरियां मिली, इससे 5000 को नौकरियां मिली। इसको सेलिब्रेट करो। और आज दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई उस स्तर पर पहुंच रही है कि जहां जब हमारे एनुअल कन्वोकेशंस होते हैं तो हमारे वाइस चांसलर्स को मैंने एक बार कह भी दिया था मजाक में, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी टैलेंटेड। मैंने कहा देखो अगर मुझे कन्वोकेशन में बुलाना है ना, तो ये मत बताओ कि 1 करोड़ की नौकरी मिली कि 10 करोड़ की मिली, मेरे को ये बताओ कि 1 लाख नौकरियां दी कि 10,000 दी आपके यहां से निकलने वाले बच्चों ने। तो पढ़ाई और व्यवस्था को वहां ले आइए, क्यों पलायन करेगा कोई? मैं तो पटपड़गंज विधानसभा से विधायक हूं, मेरी एक बहुत बड़ी वोटरशिप जो है कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी पहाड़ से, गांव-गांव से गए हुए लोगों की है, और मेरा उनमें से बहुत लोगों के साथ में इतना नजदीक का उठ बैठे कि मैं जानता हूं कि वो या उनके पेरेंट्स किन परिस्थितियों में यहां से निकल के गए थे, और आज भी अगर उनको एक मौका मिले, उनमें से बहुत सारे लोग चाहेंगे भैया गांव में जाके रहेंगे, हम क्यों रहेंगे जाके यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सवालों की फहरिस्त तो अभी भी बहुत लंबी है लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए। आपकी तरफ से लास्ट, चलिए लास्ट माइक दे दीजिए। माइक। थैंक यू। एग्जिट राइट से है, आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक। वो तो आपका क्या नाम है? अमित जी, इट्स टू एरिया स्पेसिफिक एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। मेरे लिए यहाँ क्योंकि बिना मैं सामान्य तौर पे, हाँ जी बिल्कुल आप चिंता मत करो, उस तरह का आंसर शायद सूटेबल होगा आपको, बट मैं नहीं देना चाहता, बिकॉज अनलेस आई अंडरस्टैंड कि क्या है कैसे है, किसी एक प्रोजेक्ट पे मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल है। पर जिन चीजों को मैं जान रहा हूँ, जिन चीजों को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने उन पर टिप्पणियां की हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। एग्जिट राइट की तरफ से है आपके, आप लोग प्लीज आराम से राइट की तरफ ही जाएं बस।